कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां एक कदम अंदर गया तो बाहर आना नामुमकिन। आज की वेब सीरीज दल दल ठीक वैसी ही कहानी है, जहां पर हर किरदार छुपा रहा है, हर सच एक नया झूठ बन जाता है। अगर आपको क्राइम, मर्डर मिस्ट्री और डार्क थ्रिलर पसंद है तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। और ये वेब सीरीज आज ही रिलीज हुई है और आज ही हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। इसमें 7 एपिसोड हैं और सातों के साथ एपिसोड को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में इस चैनल पर हमने एक बंगाली वेब सीरीज को भी एक्सप्लेन किया है जो हाल ही में रिलीज हुई है, जो पूरी तरीके से औरतों पर बेस्ड है और इस पूरी कहानी मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के जरूर देखिएगा। तो गाइस, इस चैनल पर आपको सारी की सारी लेटेस्ट वेब सीरीज मिल जाएंगी, भले ही वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। उन सब का ट्रांसलेशन हिंदी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की वेब सीरीज के एपिसोड फर्स्ट को। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है एक रेस्टोरेंट सीन से, जहाँ पर हम रीटा और इंदु को देख पाते हैं। पास में एक लड़का बैठा होता है जो रीटा को फ्लर्ट करता है, जिससे वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन टेबल पर रखा पेपर देखकर रीटा इमेजिन करती है कि वो उसे उठाकर उस लड़के के मुंह में ठूंस दे, लेकिन इंदु की आवाज से उसका इमेजिनेशन टूट जाता है और वो खुद को कंट्रोल करने के लिए रीटा को कहती है। तभी रीटा की नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो तुरंत अलर्ट हो जाती है एंड इंदु के साथ मिलकर वो उसका पीछा करती है और आसपास कुछ लोग मौजूद होते हैं, वो भी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीटा कोई स्कूल टीचर नहीं बल्कि एक आईपीएस है, जो कि एक सीक्रेट मिशन पर है। और इसके बाद सीन मुंबई के पिलवाड़ी रेड लाइट एरिया में शिफ्ट होता है, जहां पर एक गैंग कॉलकल से उनकी बच्चियों को जबरदस्ती बैन में भर रहा होता है। इस गैंग का लीडर होता है दादा, और वो भी कॉलकलों से उनकी बच्चियों को जबरदस्ती छीन रहा था। सारी कॉलकल्स अपनी बच्चियों को दे देती है, लेकिन उन्हीं में से एक कॉलकल होती है जो अपनी बच्ची को उसे देने से मना करती है, और इसीलिए अब वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था बच्ची को छीनने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर रीटा आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। दादा यहाँ पर रीटा से धमकी देता है कि अगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो उस कॉलकल को छत से नीचे गिरा देगा, और तभी वो औरत उसका हाथ काट लेती है, जिससे दादा का ध्यान भटक जाता है और तुरंत रीटा उसके पैर में गोली चला देती है। इसी दौरान वो औरत नीचे गिरकर मर जाती है, लेकिन रीटा उसकी बेटी को बचा लेती है और दादा को वहीं पर शूट कर देती है, जिससे वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और बाकी की जो लड़कियां होती हैं जिन्हें दादा अगवा करके बैन में डालकर ले जा रहा था, उनको भी रीटा बचा लेती है। सो एक्चुअली यहाँ पर रीटा दादा को पकड़ने के लिए ही इस मिशन पर थी, और वो 8 हफ्तों से उन छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाने का नाटक कर रही थी, और अब उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। देन हमारा सीन रीटा के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड आदि के साथ लिविंग इन में रह रही होती है। रीटा उससे ब्रेकअप करना चाहती है, लेकिन आदि अपनी माँ को ये सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उनकी शादी नहीं होने वाली, और वो रीटा से थोड़ा टाइम और मांगता है और तब तक वो साथ रहने को कहता है। रीटा मान जाती है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा चुप और परेशान नजर आती है। देन अगले सीन में हमें एसीपी विक्रम साठे को दिखाया जाता है, जो कि अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है, और न्यूज में एसीपी रीटा फरेरा की सक्सेस दिखाई जाती है कि कैसे वो 8 हफ्तों तक मुंबई के रेड लाइट एरिया में अंडर कवर रहकर बच्चियों को पढ़ाती रही, और आखिरकार उसने दादा को मारकर उन बच्चियों को बचा लिया। और ये सब देखकर विक्रम साठे अंदर ही अंदर जलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब अगली डीसीपी रीटा ही बनेगी और पूरा का पूरा क्रेडिट वही ले गई। अभी वहाँ पर जतिन नाम का एक आईपीएस आता है और वो विक्रम से कहता है कि सर आप ज्यादा डिजर्विंग है उस पोस्ट के लिए, जिस पर विक्रम हल्की सी स्माइल देता है, और इसके बाद सीन फिर से रीटा पर शिफ्ट हो जाता है। रीटा डॉक्टर नाम के एक लड़के को कॉल करती है और आधा घंटे में उसे बीच पर मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है साजिद पर, जो कि नशा मुक्ति केंद्र के घर में रहता है, और रात के समय वो वॉचमैन को कुछ पैसे देकर चुपचाप उस घर से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रीटा डॉक्टर नाम के लड़के का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मनोहर होता है, और वो बीच पर कुत्तों की देखभाल करता था। उसने अपनी सेविंग से जोड़कर एक वैन खरीदी थी और नियमित रूप से कुत्तों को खाना देता था। मनोहर रीटा को पहचान लेता है कि वो एसीपी है, और उसी वजह से वो उससे बात करने लगता है। रीटा उससे बात नहीं करना चाहती थी और उसे इग्नोर मारती है, लेकिन मनोहर उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो उसे बताता है कि कोई है जो उसके कुत्तों को रॉ चिकन दे रहा है और वो उनके लिए ठीक नहीं है, जबकि वो हमेशा उनके लिए उबला हुआ चिकन खिलाता है। रीटा उसकी बातों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और अब उसे अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो इमेजिन करने लगती है कि मनोहर के हाथ के कटोरे से चिकन उठाकर वो उसके मुंह में ठूस दे। लेकिन अचानक वो होश में आ जाती है और ये सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन था, एंड वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीटा को ड्रग लेने की आदत है, और उस डॉक्टर नाम के लड़के से उसने अपने लिए गांजा मंगवाया था और हमेशा ही उसी से गांजा मंगवाती थी। देन वो गांजे को फूकती है और उससे कहती है कि आज के बाद मेरा कॉल मत उठाना। खैर अगले दिन रीटा को खबर मिलती है कि मनोहर को किसी ने मार दिया है, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो तुरंत ही बीच पर पहुंचती है, जहाँ पर वो मनोहर की बॉडी को देखती है। उसके हाथ की नस पूरी तरीके से कटी हुई थी और मुंह में किसी ने चिकन को बहुत ही गंदी तरीके से ठूस दिया था। रीटा ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि जो उसने पहले इमेजिन किया था वही सब हकीकत में किसी ने कर दिया था। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है नशा मुक्ति केंद्र में, जहाँ पर हम प्रभात को देखते हैं, जो कि इसका ओनर है। वो साजिश को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में जाता है, और वहाँ से पता चलता है कि साजिश ने रात को ड्रग लिया था और इसीलिए वो बेड पर पड़ा हुआ था। देन उसे वहाँ पर साजिद का फोन दिखाई देता है, वो उसे चुपचाप वहाँ से लेकर निकल जाता है। साजिद को जब होश आता है तो वो प्रभात से सॉरी बोलता है नाइट में चुपचाप बाहर जाने के लिए। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रभात सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र का ओनर नहीं था, बल्कि साजिद और वहाँ पर रहने वाले बाकी लड़कों का एक पिता की तरह
तरह प्यार और ख्याल रखता था। रीटा मनोहर के केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है और तभी रीटा को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि जिन लड़कियों को उसने रेड लाइट एरिया से बचाया था प्रोटेक्शन होम में उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। रीटा तुरंत प्रोटेक्शन होम पहुंचती है। वहां पर वार्डन उसे बताती है कि एक न्यूज चैनल वाली लड़की उनसे मिलने आई थी और वो कह के गई थी कि तुम्हारी मम्मियों को जेल से कभी नहीं छोड़ा जाएगा और यही वजह है कि लड़कियों ने खाना खाने से मना कर दिया है। रीटा उससे कहती है कि तुमने किसी रिपोर्टर को उन लड़कियों से मिलने क्यों दिया। खैर उसके बाद वो उन लड़कियों के पास जाती है और उन्हें समझाती है कि वो खाना खा लें। देन हम देखते हैं रीटा अपने सीनियर ऑफिसर से मिलती है और उन बच्चियों की माताओं को जल्दी से जल्दी रिहा करने के लिए कहती है। सीनियर ऑफिसर भी इसके लिए आदेश दे देता है। देन वो उससे कहता है कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वो चाहता है कि रीटा सारे रिपोर्टर्स को संभाले क्योंकि आजकल वही न्यूज में लाइमलाइट पर चल रही है। इसी के साथ रीटा यहाँ पर कुछ सोचने लग जाती है और हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें रीटा का बचपन दिखाया जाता है। एक्चुअली रीटा की माँ पुलिस में कांस्टेबल थी और वो हमेशा चाहती थी कि रीटा बड़ी होकर आईपीएस या एसीपी बने। रीटा अपने पिता की तरह सिंगर बनना चाहती थी लेकिन उसकी माँ उसे लगातार यही बोलकर टॉर्चर करती रहती थी कि बड़े होकर तुम्हें आईपीएस बनना है, डेडा डेडा मत किया करो। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। सारे रिपोर्टर्स रीटा से ढेर सारे सवाल पूछते हैं लेकिन रीटा उन्हें बहुत ही आसानी से और कूल तरीके से जवाब देती है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर खड़ी होती है जिसका नाम होता है अनीता और वो रीटा से सवाल करती है कि जिन लड़कियों को आपने रेड लाइट एरिया से बचाया था वे बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी। रीटा जवाब देती है कि इतनी सेंसिटिव जानकारी को हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। सो गाइस यहाँ पर क्लियर होता है कि अनीता नाम की जर्नलिस्ट वही थी जो उस दिन प्रोटेक्शन होम में गई थी और उन लड़कियों से कह गई थी कि उनकी मम्मियां अभी जेल में है और यही वजह थी कि लड़कियों ने खाना खाने से मना कर दिया था और रीटा उसे देखते ही तुरंत पहचान लेती है कि ये वही जर्नलिस्ट है। खैर तभी हम देखते हैं इंदू के लिए कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि डॉक्टर को पकड़ लिया गया है। सो गाइस ये वही लड़का होता है जो रीटा के लिए गांजा लेकर गया था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था क्योंकि उसे उसी दिन उसी बीच पर देखा गया था जहाँ पर मनोहर की डेड बॉडी मिली थी। एक्चुअली उस रात वो रीटा से मिलकर उसे गांजा देने के लिए गया था और उसका फोटो पुलिस के हाथ लग गया था लेकिन रीटा ने हुडी पहन रखी थी इसीलिए पुलिस उसे नहीं पहचान पाती है। और अब जब ये जानकारी इंदू के जरिए रीटा को मिलती है तो वो तुरंत ही थाने की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन जाता है साजिद पर जो नशा मुक्ति केंद्र में था और उसे अपनी टी शर्ट पर खून का धब्बा दिखाई देता है और वो उसे रगड़ रगड़ कर साफ करने लगता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। वहीं हम प्रभात को देखते हैं जो नशा मुक्ति केंद्र का मालिक है जिसने साजिद का फोन ले लिया था। अब वो उस फोन को ठीक करता है और उसे उसमें एक नंबर दिखाई देता है अनंत नाम का। प्रभात उस नंबर पर कॉल करता है और उस कॉल को रिसीव करती है अनीता और उसकी आवाज सुनकर प्रभात तुरंत ही इस कॉल को कट कर देता है। देन प्रभात साजिद से सीधे पूछता है कि अनंत कौन है। अब ये सुनकर साजिद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बीच पर एक टेंट लगा हुआ है और उसमें साजिद घबराई हुई हालत में बैठा हुआ है और उसी के पास हम अनीता को देख पाते हैं जो कि चाकू को साफ कर रही थी और अब उसके बाल काफी ज्यादा छोटे छोटे थे। इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल में जो अनीता है वो हमेशा बालों में बिग लगा के रखती है, हालांकि उसके बाल छोटे छोटे थे और इन दोनों को देखकर साफ लग रहा था कि इन दोनों ने मिलकर ही मनोहर को मारा होगा। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब स्टार्टिंग होती है एपिसोड 2 की। यहाँ पर हमें वही रात दिखाई जाती है जब साजिद वॉचमैन को पैसे देकर नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकलता है और वहीं से वो मनोहर के पास पहुंचता है। साजिद के साथ अनीता भी होती है। साजिद मनोहर को पीछे से पकड़ता है और अनीता आकर उसका हाथ बहुत ही ब्रूटली काट देती है एंड फिर वो उसके मुंह में चिकन ठूंसकर उसे बहुत ही गंदे तरीके से मार देती है। इसके बाद साजिद अनीता की तारीफ करता है और कहता है मार मार मार। फिलहाल ये नहीं दिखाया जाता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा हमें आगे होगा। साजिद मनोहर का वॉलेट भी चुरा लेता है। फिर वो अपने टेंट में जाते हैं और आराम से नशे के इंजेक्शन लेता है। फ्लैशबैक में एक सॉन्ग भी चलता है जिसमें साफ होता है कि अनीता और साजिद एक दूसरे को काफी प्यार करते थे और अब कहानी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। जब प्रभात साजिद से पूछता है कि अनंत कौन है, प्रभात साजिद से कहता है मैं जानता हूँ कि वो एक लड़की है लेकिन तुमने उसका नाम अनंत क्यों सेव कर रखा है। इस पर साजिद घबरा कर वहीं पर खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है रीटा पर जो कि थाने में पहुंचती है जहाँ पर डॉक्टर को पकड़ लिया गया था। वो कहती है डॉक्टर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो बस एक नॉर्मल बंदा है जो ड्रग बेचता है, उसे यहाँ से जाने दो। देन वो इंस्पेक्टर से कहती है कि इस केस को क्राइम ब्रांच के लिए दे दीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। और इसके बाद वो इस केस की सारी फाइलों को लेकर वहां से चले जाती है। जाने के बाद वो इंस्पेक्टर एसीपी विक्रम साठे को कॉल करता है और बताता है कि रीटा ने इस केस की सारी फाइलें मुझसे ले ली है और अब वो खुद इसे सॉल्व करेगी। साठे जवाब देता है कोई दिक्कत नहीं है, तू फाइलों की कॉपी मुझे दे दे और वो उसे थोड़ी सी सांत्वना भी देता है। देन सीन जाता है अनीता पर। वो अपने घर पर पहुंचती है और मिरर के सामने बैठकर अपना बिग उतारती है एंड फिर वो खाना बनाती है और खाना लेकर काका के लिए देने जाती है। काका जो कि पहले पुलिस में कांस्टेबल थे वो बेड पर लेटे होते हैं और उनकी पीठ पर काफी ज्यादा घाव थे क्योंकि वो पैरालाइज होते हैं। यहाँ पर अनीता उनकी देखभाल करती है और उन्हें सही से लेटा देती है। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर अनीता ने उन्हें इस हालत में रखा हो। और वहीं उसकी आजी को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग है। देन हम देखते हैं रीटा अपने ऑफिस में बैठकर मनोहर की केस की फाइल को स्टडी करती है। तभी उसे मनोहर का फोन दिखाई देता है और वो उसे चेक करने लगती है। फोन में कई सारे पिक्चर्स होते हैं जिनमें एक पिक्चर में मनोहर के पीछे वो अनीता को खड़ी दिखती है और रीटा तुरंत अनीता को कॉल करके क्राइम ब्रांच स्टेशन मिलने बुलाती है। अनीता रीटा से मिलने के लिए क्राइम ब्रांच आ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात जतिन शुक्ला से होती है जो अनीता के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है और उसके बाद अनीता रीटा से मिलने जाती है। रीटा अनीता से पूछती है कि तुम मनोहर को कैसे जानती थी। अनीता जवाब देती है कि मैंने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था। वहीं हम देखते हैं एसीपी विक्रम साठे चुपचाप
चुपचाप अपने तरीके से मनोहर केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। वो इन्वेस्टिगेशन अनऑफिशियल तरीके से स्टार्ट करता है क्योंकि वो चाहता था कि मीडिया का सारा फोकस उसके ऊपर आ जाए और अगला डीसीपी वही बने। खैर इंदु रीटा को बताती है 2018 में 2 लोगों का कत्ल बिल्कुल उसी तरीके से किया गया था जैसे आज मनोहर को मारा गया है। 2018 में मारे गए लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे। उनमें से एक का नाम दिनेश प्रधान था जो कि आटा चक्की चलाता था और गरीबों को आटा देता था, और दूसरे का नाम रवि देसाई होता है जो गरीब बच्चों को पढ़ाया करता था। और आज मनोहर मरा है जो हमेशा अपनी सैलरी का 9-10 हजार रुपए कुत्तों के लिए खर्च करता है। और अब यहाँ पर इंदु बताती है कि शायद ये काम कट्टर गैंग का हो सकता है, लेकिन फिलहाल में वो गैंग एक्टिव नहीं है। खैर सीन शिफ्ट होता है नशा मुक्ति केंद्र पर जहाँ पर साजिद सो रहा होता है। रात में अनीता उसे मिलने आती है। साजिद कहता है तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना कोई देख लेगा। अनीता पूछती है कि तुम्हारा फोन कहाँ पर है। साजिद कहता है कि वो कहीं खो गया है। अनीता कहती है कि उससे कॉल मेरे पास आया था, मतलब कि वो फोन प्रभात के पास है। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर प्रभात आ जाता है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हुआ था। प्रभात उनको साथ में देख लेता है और यहाँ पर साजिद को पता चल जाता है कि सच में उसका मोबाइल उसके सर के पास है। और ये देखकर अनीता कहती है कि उसके सर को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए उन्हें उसे भी खत्म करना चाहिए। और अब अनीता की बात सुनकर साजिद अपने सर को ही मार देता है, लेकिन इस बात का उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट था क्योंकि एक दिन जब साजिद नशे की हालत में खुद को खत्म करने वाला था तो उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से साजिद उन्हें मारकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। और अब अनीता उसे अपने घर पर ले आती है। यहाँ वो अपनी आई और काका के साथ रहा करती थी। और अब साजिद जब अनीता के काका को देखता है तो वो समझ जाता है कि अनीता ने उसके साथ कुछ तो किया था। साथ ही उसकी काकी भी उससे बहुत ज्यादा डरी हुई रहा करती। ये देखकर साजिद को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बताना चाहता था, बट अनीता उसे रोकती है और समझाती है कि वो ऐसा ना करे। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है रीटा पर जो उन सारे पेपर्स को अच्छे से चेक कर रही थी और उसे पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में सेम टाइप के मर्डर्स हुए थे और जिन लोगों के मर्डर्स हुए थे वो लोग काफी अच्छे थे। मतलब कोई गरीबों को खाना खिलाता था तो कोई गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। ये देखकर रीटा काफी ज्यादा हैरान थी। अभी रीटा को पता चलता है कि प्रभात का मर्डर हो चुका है। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही वहाँ पर जाती है और छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। जो वहाँ पर 2 डीएनए सैंपल उसे मिलते हैं, एक लड़के के और एक लड़की की। ये देखकर वो समझ जाती है कि 2 लोगों ने मिलकर ही इस बंदे को मारा है। साथ ही वो प्रभास की बॉडी को देखकर समझ जाती है कि उन्हें भी उसी पैटर्न में मारा गया था। और अब यहाँ पर उन्हें एक बात तो पता चल जाती है कि मारने वालों में से एक का नाम साजिद है। वहाँ का केयर टेकर उन्हें बता देता है कि साजिद कल रात से ही गायब है। अब सभी लोग साजिद के बारे में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और डीएनए भी साजिद से मैच हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इनको दूसरा डीएनए भी मिला था जो किसी से भी मैच नहीं हो रहा था। इसके साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। देन स्टार्टिंग होती है एपिसोड 4 की। हम देखते हैं अनीता जतिन के साथ दोस्ती कर लेती है ताकि वो उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। और अब जतिन भी अनीता को पसंद करता था, इसीलिए वो उसे हर इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है। तो हम विक्रम को देखते हैं जो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस केस से रीटा को हटाकर खुद केस को अपने हाथों में ले ले। और तभी उसे पता चल जाता है कि साजिद कहाँ पर है। एक्चुअली साजिद अनीता के घर से भाग गया था और वो एक रेलवे स्टेशन पर आकर खुद को खत्म करना चाहता था। और अब विक्रम ने भी अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे छोड़ दिया था। जिसके बाद हम लोग साजिद को देखते हैं जो खुद को खत्म करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक भिखारी आकर उसे रोक देता है। हम देखते हैं पुलिस वाले साजिद को पकड़ लेते हैं और उसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन साजिद यही कहता है कि उसी ने सारे मर्डर्स किए हैं। लेकिन सब लोग जानते थे कि साजिद के साथ कोई और भी था, पर साजिद उन्हें अनीता का नाम नहीं बताता। उधर जैसे ही अनीता को पता चलता है कि पुलिस वालों ने साजिद को पकड़ लिया है तो वो तुरंत जतिन के घर जाती है और उसे पता करने की कोशिश करती है कि आखिर साजिद ने क्या क्या बताया है। लेकिन जतिन बताता है कि साजिद ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, पर उन्हें पूरा यकीन है कि साजिद के साथ कोई और भी था। ये सुनने के बाद अनीता सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर ऐसा क्या करे जिससे पुलिस वाले साजिद को छोड़ दें। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम रीटा को देखते हैं जो कि इस केस को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है और वो अपने बचपन को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान रहती थी। रीटा की माँ चाहती थी कि रीटा बड़े होकर ऑफिसर बने, लेकिन रीटा को अपने पापा की तरह सिंगिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसका इंटरेस्ट सिंगिंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा ही उसे टॉर्चर किया करती थी और काफी डांटा करती थी। और एक दिन जब रीटा सिंगिंग कर रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी मदर डिसाइड करती है कि आज वो रीटा को खत्म कर देंगी ताकि ये प्रॉब्लम ही ना रहे। और इसी वजह से उन्होंने गैस को ऑन किया और जब वो आग लगाने वाली थी तभी रीटा वहां से भाग गई और रीटा की माँ की वहीं पर डेथ हो गई। इसकी वजह से सदमा रीटा के मन में अभी भी था और उसे लगता था कि शायद वो अच्छी ही नहीं है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी और यही सब भूलने के लिए वो कभी कभी ड्रग्स भी लिया करती थी। अब रीटा काफी परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई तो उसकी माँ ने जो कहा था कि वो सही हो जाएगा, उसकी माँ उससे हमेशा से यही कहा करती थी कि वो कभी भी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगी और इसीलिए रीटा हर हाल में इस केस को सॉल्व करना चाहती थी। अब रीटा जब साजिद के बारे में सब कुछ पता करती है तो उसे पता चलता है कि साजिद पहले एक ऑर्फनेज में रहा करता था और उसने अपना पहला मर्डर वहीं पर किया था। इसीलिए सच जानने के लिए वो ऑर्फनेज में जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि साजिद ने सबसे पहला मर्डर ऑर्फनेज के हेड का ही किया था, क्योंकि साजिद का कहना था कि हेड लड़कियों के साथ गलत काम किया करता था। और अब ये सुनने के बाद रीटा उनसे कहती है कि वो लड़कियों के रिकॉर्ड को भी चेक करना चाहती है और तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये ऑर्फनेज तो बॉयज ऑर्फनेज था, जो सुनकर रीटा काफी ज्यादा हैरान थी कि अगर यहाँ पर बॉयज ऑर्फनेज है तो फिर साजिद ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए वो इंदु से कहती है कि वो सब कुछ चेक करे और पता करे कि आखिर यहाँ कोई लड़की थी क्या।
और इंदु भी उसके कहने पर सब कुछ चेक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रीटा को एक एड के लिए बुलाया जाता है एंड उसका एड एक छोटी बच्ची के साथ होता है और वहाँ पर उस छोटी बच्ची को बिग लगाया जाता है। तभी रीटा को लगता है कि शायद बॉयज ऑर्फनेज में कोई लड़की भी लड़का बनकर ही रहती होगी एंड वो इंदु को कॉल करके कहती है कि वो सब कुछ चेक करे और पता करे कि उस ऑर्फनेज में कितने सारे बॉयज रहते थे, सबकी लिस्ट लेकर आए। और अब इंदु पता करती है तो उसे पता चलता है कि आनंद नाम का एक लड़का उस ऑर्फनेज में रहता था, लेकिन अब वो कहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन आनंद को जो ऑर्फनेज में लेकर आई थी उसका नाम ललिता था, इसके बारे में उसने पता लगा लिया था। और अब ये सुनने के बाद रीटा तुरंत ललिता से मिलने जाती है और यहाँ पर ललिता से उसे आनंद की पूरी स्टोरी पता चलती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ललिता लड़कियां प्रोवाइड किया करती थी, मतलब जो भी लड़कियां यहाँ पर डांसर, सिंगर या फिर एक्ट्रेस बनने के लिए आती थी, ललिता उन्हें इन सब कामों में धकेल देती थी। और इसी तरीके से एक रशियन लड़की वेरोनिका जो कि यहाँ पर डांसर बनने के लिए आई थी, उसे भी ललिता ने इन सब में धकेल दिया था। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। देन स्टार्टिंग होती है एपिसोड 6 की। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम जे होता है और वो एक क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था और वो क्रिमिनल हमेशा वेरोनिका के पास आया करता था। ये जे वेरोनिका के रूम में जाता है और वहाँ पर छुपकर बैठ जाता है और अब जैसे ही वो क्रिमिनल वहाँ पर आता है तो वो उसे शूट कर देता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जे और वेरोनिका की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और इसके बाद दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम के बाद हम देखते हैं वेरोनिका प्रेग्नेंट हो जाती है और वेरोनिका को पूरा यकीन था कि उन्हें बेटा होगा और वो भी जे की तरह बहुत ज्यादा बहादुर होगा। बट कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जे को कोई शूट कर देता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसकी मौत के बाद वेरोनिका पूरी तरीके से टूट जाती है। देन दोबारा से वो वही सब काम करना स्टार्ट कर देती है जो पहले किया करती थी और कुछ टाइम के बाद उसे एक बेटी होती है। इसके बाद वो उसका नाम आनंद रखती है और उसे यहीं से कहती थी कि वो एक लड़का आए। एक्चुअली वेरोनिका नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी आगे चलकर यही सब करे और इसी वजह से उसने अपनी बेटी की आइडेंटिटी छुपा दी। लेकिन एक दिन जब पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आए तो वेरोनिका अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहती थी। एक्चुअली वेरोनिका के पास पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था और इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग रही थी और पुलिस वाले उसे रोक रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी बेटी को दूर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो दोनों को खत्म कर देगी। लेकिन इस चक्कर में वेरोनिका मारी गई और उसकी बेटी बच गई। देन हम आनंद को देखते हैं जो कि ललिता के साथ रह रही थी, लेकिन अब आनंद काफी ज्यादा वायलेंट हो गई थी, मतलब एक दिन उसने बिल्ली को ही बहुत बुरी तरीके से मार दिया था और ये देखकर ललिता काफी ज्यादा डर गई और उसने आनंद को एक ऑर्फनेज में छोड़ने का डिसाइड किया। जानती थी कि वो एक लड़की है लेकिन फिर भी उसने उसे बॉयज ऑर्फनेज में छोड़ दिया और यहाँ पर उसे पता था कि जो ऑर्फनेज हेड है वो अच्छा नहीं है, पर फिर भी उसने उसे वहाँ पर छोड़ दिया। जिसके बाद वो ऑर्फनेज का हेड आनंद के साथ काफी गलत काम करने लगा और अब एक दिन आनंद ने सब कुछ तंग आकर साजिद को बता दिया। इसके बाद साजिद ने फैसला किया कि वो आनंद को ऐसा कुछ नहीं होने देगा, इसीलिए वो एक दिन दोनों ने मिलकर उस ऑर्फनेज के हेड को खत्म कर दिया और वहाँ से भाग गए। जिसके बाद वो दोनों खुश थे और अनीता फाइनली काफी खुश थी क्योंकि उसे फाइनली उसे अपनी जिंदगी की आइडेंटिटी मिल गई थी और वो साजिद के साथ काफी कुछ रहना चाहती थी। साजिद जानता था कि पुलिस वाले उसका पीछा करेंगे और इसीलिए उसने जाकर सरेंडर कर दिया, साथ ही सारा क्राइम खुद के सर पर ले लिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने अनीता को ढूंढा ही नहीं। वहीं अनीता के आई और काका को पता चल गया कि अनीता ऑर्फनेज में है, वो उसे वहाँ से ले आते हैं। हालांकि वो दोनों के दोनों अनीता से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जय ने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जो एक काम किया करती थी, बट वो जय की बेटी थी, इसीलिए वो अनीता को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे और इसीलिए अनीता को वो अपने घर पर ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं साजिद भी जेल से छूट जाता है और अब अनीता ने एक दिन साजिद को अपने घर पर बुलाया और उसे खाना खिलाने लगी। तभी वहाँ पर अनीता के काका आ जाते हैं और उन्होंने उन दोनों को एक साथ देख लिया तो वो साजिद को काफी ज्यादा पीटने लगे क्योंकि वो देख सकते थे कि साजिद नशे में था और ड्रग्स लेता था। ये देखकर अनीता को अपने काका पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने काका को धीरे धीरे करके दवाइयों के जरिए पैरालाइज कर दिया। खैर हम रीटा को देखते हैं जो इस केस की और भी ज्यादा छानबीन करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि चंदू नाम के बंदे का भी मर्डर हुआ है। एक्चुअली चंदू वही क्रिमिनल था जिसके लिए पहले साजिद काम किया करता था। उस टाइम पहले जब इंदू ने चंदू से बात की थी तब चंदू ने उसे बताया था कि उसके पास एक लड़की आई थी और जिस तरीके से उसने लड़की के बारे में बताया था वो देखकर रीटा समझ जाती है कि कहीं न कहीं आनंद और अनीता एक ही है। वो इसके बारे में काफी सोचती है लेकिन उसके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं होता, इसीलिए वो अनीता के घर जाकर तलाशी लेना चाहती थी लेकिन उसके पास सर्च वारंट नहीं था। इसके लिए वो अपने सीनियर के पास जाती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सर्च वारंट दे दे, लेकिन उसका सीनियर उसे सर्च वारंट नहीं देता। दूसरी तरफ हमारा सीन जाता है अनीता पर जो कि रीटा के बारे में एक न्यूज पब्लिश करती है जिसमें उसने लिखा था कि रीटा अपने केस पर ध्यान देने की बजाय एडवर्टाइजमेंट शूट कर रही है और अब ये देखकर रीटा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि अनीता ने सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि रीटा उससे दूर रहे और उसे कुछ भी ना कर सके। इसके बाद रीटा फिर से अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे परमिशन दे दे, लेकिन उसके सीनियर उसे परमिशन नहीं देते। तो वहीं विक्रम को पता चल जाता है कि जिस रात बीच पर मर्डर हुआ था वहाँ जो ड्रग डीलर गया था उसके पास रीटा गई थी और उसने उसे ड्रग लिए थे। अब ये बात भी सबको पता चल जाती है और सब लोग रीटा के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से रीटा काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसे लग रहा था जो भी उसकी माँ ने कहा था रीटा कभी भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाएगी वो सही हो रहा था और अब रीटा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। जिसके बाद रीटा जतिन से कहती है कि उसे उसका एक काम करना होगा और वो जतिन से
कहती है कि वो अनीता तक ये खबर पहुंचा देगी साजिद हॉस्पिटल में है, इसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है। और अब जतिन ऐसा ही करता है और जैसे ही अनीता को साजिद के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। और ठीक उसी वक्त रीटा अपनी टीम के साथ अनीता के घर में चले जाती है और सारी तलाशी लेने लगती है, जहाँ पर उसे बिग और बाकी सारा सामान मिल जाता है जिससे वो मर्डर किया करती थी। और अब इसके बाद प्रूफ आ जाता है, इसलिए वो लोग अनीता को अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन जैसे ही जतिन और उसकी टीम अनीता को अरेस्ट करने जाते हैं तो वो वहां से भाग जाती है और इंदु उसे फॉलो करने लगती है। लेकिन अनीता उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है, जिसके बाद में जब रीटा को पता चलता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि इंदु बस उसकी कलीग नहीं थी बल्कि उसके माँ जैसी थी, जिसकी वजह से इंदु की मौत के बाद रीटा बहुत ज्यादा टूट गई थी। साथ ही पहले से रीटा को ड्रग के ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा था और अब सब लोगों का यही कहना था कि रीटा की वजह से इंदु की मौत हुई है, जिसकी वजह से रीटा को काफी हेट मिल रहा था और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। रीटा के सीनियर उसे कहते हैं कि वो विक्रम को केस की फाइल दे दे। इसी सॉफ्ट न्यूज के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। देन स्टार्टिंग होती है इस वेब सीरीज के लास्ट और फाइनल एपिसोड। रीटा अभी भी चाहती थी कि वो इस किलर को पकड़े, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इंदु की मौत इस तरीके से जायज हो जाए। जिसके बाद आखिरकार रीटा हार मान लेती है और इस फाइल को विक्रम को दे देती है। जिसके बाद वो वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसे अनीता का कॉल आता है। एक्चुअली अनीता उस ऑर्फनेज में गई थी जहाँ पर रीटा ने लड़कियों को रखा था और उसने सारी लड़कियों को हॉस्टेज बना लिया था। और वो रीटा से कहती है कि वो जल्दी से साजिद को लेकर उसके पास आए, नहीं तो एक एक करके वो उन सभी लड़कियों को मार देगी। और अब ये सुनने के बाद रीटा उसे कहती है कि वो लड़कियों को कुछ भी ना करे। जिसके बाद रीटा साजिद के पास जाती है और उसे लेकर आने लगती है। हम देखते हैं कि ऑर्फनेज की एक लेडी को अनीता ने मार दिया था, जिसके बाद उसने दूसरी लेडी को अपने पास रखा था। और अब रीटा भी वहां पर साजिद को लेकर आती है, जहाँ पर साजिद अनीता को समझा रहा था कि वो ऐसा ना करे, आखिर वो सब बेकसूर लोग हैं। लेकिन अनीता उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अनीता का कहना था ये सभी लोग अच्छे होने का बस दावा करते हैं, एक्चुअली में कोई भी अच्छा नहीं होता, लोग बस अच्छाई का दिखावा करते हैं और असल में लोगों के साथ बुरा करते रहते हैं, इसलिए इन सबको भी जीने का कोई हक नहीं है। और अब साजिद अनीता को काफी समझाता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। जिसके बाद हम देखते हैं मौका देकर रीटा उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद साजिद फिर से अनीता को समझाता है कि वो उसकी बात सुने, लेकिन अनीता उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हम देखते हैं साजिद अनीता के हाथों से खुद को खत्म कर लेता है, क्योंकि वो अनीता को मार नहीं सकता था। एक्चुअली वो उससे बहुत प्यार करता था। और अब ये सब देखकर रीटा अनीता को मारने के लिए जाती है, बट अनीता गैस को लीक कर देती है तो कहती है कि कोई भी नहीं बचेगा। तब तक रीटा ने उन सभी लड़कियों को छोड़ दिया था, मतलब जो भी लड़कियां ऑर्फनेज में थी रीटा ने उन्हें उनकी माँ के पास भेज दिया था। कि रीटा साजिद के साथ साथ उन लड़कियों की माँ को भी वहां पर लेकर आई थी, क्योंकि रीटा ने उन लड़कियों से वादा किया था कि वो उनको उनकी माँ के पास जल्दी से लेकर जाएगी। जिसके बाद हम अनीता को देखते हैं जो गैस लीक करके वहां पर आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रीटा वहां से निकल चुकी थी। और ऐसे ही रीटा के साथ बचपन में भी हुआ था, उसकी माँ ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, तब भी रीटा बच गई थी और इस बार भी वो वहां से भाग निकलती है और अनीता मारी जाती है। जिसके बाद रीटा इंदु का अंतिम संस्कार करती है और कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। हम रीटा को देखते हैं जो अपनी माँ के घर जाती है और काफी सालों के बाद उस घर में आई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो रीटा ने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया हो और अब वो फाइनली मूव ऑन करना चाहती थी। लास्ट में वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो अपने रिलेशन को एक मौका और देना चाहती है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। सस्पेंस, इमोशन और रॉ रियलिटी सब कुछ एक साथ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल पर जीएस स्टोरी टीवी पर मैंने मर्दानी मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दिया है, वहां पर जाकर एक बार जरूर चेक करें, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।